topic angiography. Angiography is one of the most important topics for the BRT and the DRT exams for the special investigation paper. For on angiography 16 marks question can be come on angiography. 16 marks question can come, or a short note can come on the angiography. So we will continue about the angiography. Before continuing the angiography, first we will study about the blood vessels. Blood vessels is an essential part of the circulatory system responsible for transporting blood थ्रू आउट दी बॉडी. ब्लड वेसल जो है एसेंशियल पार्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है. और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट के पास लेके आता है, और फिर हार्ट से जाता है किडनीज के पास, और फिर किडनी उसको फिल्टर करती है, और फिर वापस से जो प्योर ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है. तो ब्लड वेसल जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. दे आर क्लासिफाइड इनटू द 3 मेन टाइप्स, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज. जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में वो 3 मेन टाइप्स में डिवाइडेड हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड द कैपिलरीज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस टिश्यू एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. जो आर्टरीज होती है, सपोज ये हमारा हार्ट है, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलती है जो कि पूरे हमारी बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है. और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, राइट वेंट्रिकल से देन राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स में फिल्टर होके इट कम्स अगेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम. फिर लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में अगेन देन टू द बॉडी टिश्यूज. पल्मोनरी वेन्स के थ्रू टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है. तो ये पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन हो गया. Arteries carry oxygenated blood from the heart to various tissues except for the pulmonary arteries. Pulmonary arteries carry oxygenated blood to the lungs. They have thick muscular walls. जो arteries होती है उनकी thick muscular wall होती है to withstand high pressure, ताकि जो हाई प्रेशर है हमारी बॉडी का उसको वो सहन कर सके. आर्टरी जो है वो ब्रांच करती है स्मॉलर आर्टरियोल्स में विच रेगुलेट ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज. ये जो आर्टरीज हैं वो टिश्यू में जाके छोटी छोटी आर्टरियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, फिर ये टिश्यू को ब्लड सप्लाई करने के लिए, जो कि ब्लड फ्लो को जो है वो टिश्यूज़ के अंदर रेगुलेट करती है. दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टरीज. अब हम पढ़ेंगे आर्टरीज की लेयर्स के बारे में. आर्टरीज की 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका एक्सटर्ना. जो इंटरमोस्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा, जो मिडल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मीडिया, और जो एक्सटर्नल मोस्ट लेयर होती है जिसको हम एडवेंटिशिया भी बोलते हैं आर्टरीज की, वो होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना. जो ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है, प्रोवाइडिंग अ स्मूथ सरफेस फॉर ब्लड फ्लो. ये क्या करती है ट्यूनिका इंटीमा? इफ दिस इज अवर आर्टरी, तो जो इनर मोस्ट लेयर होगी वो होगी हमारी ट्यूनिका इंटीमा, देन मिडल लेयर होगी ट्यूनिका मीडिया, एंड जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो होगी ट्यूनिका एक्सटर्ना. तो ये जो ट्यूनिका इंटरना है, इनर मोस्ट लेयर है, ये जो ट्यूनिका इंटरना है ये एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है ब्लड फ्लो के लिए. देन ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर होती है स्मूथ मसल्स की बनी होती है, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स की. आर्टरीज को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अलाउ करती है. ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है एडवेंटिशिया, आउटरमोस्ट लेयर होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है. जो इंटीमा है वो एंडोथेलियल सेल्स की, जो मीडिया है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की, और जो एक्सटर्नल लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की होती है जो कि सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, आर्टरीज को सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है.
तीन लेयर्स हो गई हमारे इंटीमा, मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, और जो आर्टरीज होती है वो अब मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करती है। एंड देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वीन्स। वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। वीन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है वापस हार्ट के पास, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लेफ्ट एट्रियम के पास फ्रॉम द लंग्स, विच एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दे हैव थिन वॉल्स कंपेयर्ड टू द आर्टरीज। जो वीन्स होती है उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है आर्टरीज के कंपेरिजन में। कंटेन वॉल्व्स विच प्रिवेंट बैक फ्लो। इफ दिस इज वीन, इसके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि वीन्स के अंदर यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है वीन्स के अंदर। अगर ब्लड इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो इस तरीके से ही फ्लो करेगा, वापस बैक फ्लो नहीं होगा, जो वॉल्व से क्लोज हो जाएंगे। तो इसके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट रखते हैं वीन्स के अंदर। दे हैव थिनर वॉल्स कंपेयर टू आर्टरीज, कंटेन वॉल्स दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ड्यू टू लो प्रेशर। जो वीन्स होती है उनके अंदर प्रेशर जो होता है वो कम होता है आर्टरीज के कंपेरिजन में। स्मॉल वेन्यूल्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड मर्ज इनटू द लार्ज वीन्स। लेयर्स ऑफ वीन्स। वीन्स की लेयर्स की बात करते हैं, इसमें भी तीन लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो इंटरनल लेयर होती है वो ट्यूनिका इंटीमा, ये भी एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूनिका मीडिया थिनर होती है आर्टरीज के कंपैरिजन में। जो आर्टरीज होती है उनकी जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिक होती है। एंड जो ट्यूनिका मीडिया है वीन्स की वो लेस स्मूथ मसल की बनी होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट हेल्प्स सपोर्ट वीन्स। ट्यूनिका एक्सटर्ना यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी है और सपोर्ट करने का काम करती है। आर्टरीज के अंदर भी ये आर्टरीज को सपोर्ट करने का काम करती है आउटर मोस्ट लेयर। और लास्ट है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है स्मॉलेस्ट थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है कनेक्टिंग आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स। इफ दीज आर द आर्टरीज they convert into the capillaries and they again distribute into the veins. So capillaries is smallest thinner blood vessels connecting arterioles to venules. Their thin walls for the exchange of gases, nutrients, waste between the blood and the tissues. इनकी जो थिन वॉल होती है कैपिलरीज होती है सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है, और इनकी जो थिन लेयर होती है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन द बॉडी टिश्यूज़ को अलाउ करती है। थिन लेयर होने की वजह से एक्सचेंज को अलाउ करती है ये। एक बार हम ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल। इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटरना जो कि एंडोथेलियम की बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल की बनी होती है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। ये मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स का, ठीक है। अब ये हमारी एनाटॉमी हो गई ब्लड वेसल्स की। अब हम पढ़ेंगे एंजियोग्राफी के बारे में। एंजियोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ लिया। व्हाट इज़ एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी होता क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम इनटू द वेसल। ये ब्लड वेसल्स की स्टडी होती है। ब्लड वेसल्स की हम स्टडी करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करने के बाद। अगर ये कोई भी ब्लड वेसल है, अगर हम इसका नॉर्मल एक्सरे लेंगे तो ये हमें विजुअलाइज नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती है। नॉर्मल एक्सरे में हमें विजुअलाइज नहीं होती। नॉर्मल एक्सरे में हमें मेनली बोन्स और जो डेंस टिश्यूज़ होते हैं वो विजुअलाइज होते हैं। तो वेसल्स को विजुअलाइज करने का हमने एक मेथड निकाला जिसमें कि हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं वेसल के अंदर, और जब फिर उसके बाद जब हम उसको एक्सपोज करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हाई डेंसिटी, हाई एटॉमिक नंबर होने की वजह से, उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे कि वो हमें इजीली विजुअलाइज हो पाती है। हम ब्लड वेसल्स की इजीली स्टडी कर पाते हैं। तो एंजियोग्राफी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स बाय इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम इनटू द वेसल। इट कैन बी डन इन 2 वेज। जो इसकी स्टडी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम कॉन्ट्रास्ट डायरेक्ट इंजेक्शन करें कॉन्ट्रास्ट मीडिया का निडल के थ्रू, या फिर हम कैथेटर के थ्रू कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करें। 2 तरीके से कर सकते हैं। इट कैन बी डन इन 2 वेज, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट विद निडल इन सीटू, एंड सेकेंड मेथड इज
इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट विद कैथेटर इंसिटू कैथेटर एंजियोग्राम। इसके अंदर मेनली हम सेल्डिंगर टेक्निक होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम मेनली इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए। एंजियोग्राफी क्या होता है? ब्लड वेसल की स्टडी। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन करने के बाद इसको हम 2 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन करके या फिर कैथेटर इंसिटू का यूज़ करके। हम देखते हैं कि इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं एंजियोग्राफी करने के, क्या क्या किस कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम एंजियोग्राफी को परफॉर्म करेंगे। वैसो ऑक्लूसिव डिजीज, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, वैसो ऑक्लूसिव डिजीज, इसके अंदर वैसोस्पास्टिक डिजीज जैसे कि एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है कि ये नॉर्मल हमारी वेसल है, इसके अंदर कहीं पे वेसल के अंदर वीकनिंग होने की वजह से वो बल्ज आउट हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरिज्म। इसी को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरिज्म। ये जो बल्जिंग हो जाती है इसके अंदर वीक होने की वजह से एक फोकल पॉइंट पे, इसी को हम क्या बोलते हैं? एन्यूरिज्म बोलते हैं। एन्यूरिज्म आर्टरियोवीनस वीनस मालफॉर्मेशन। नॉर्मली क्या होता है? आर्टरी और वीन, आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है कैपिलरीज में एंड फिर अगेन वापस कैपिलरीज जो है वो वीन्स का फॉर्मेशन करती है। लेकिन आर्टरीवीनस मालफॉर्मेशन में क्या होता है कि आर्टरीज और वीन्स के बीच में जो कैपिलरीज का कनेक्शन है वो रिमूव हो जाता है। आर्टरीज वीन्स आपस में कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। अगर आप आर्टरीवीनस मालफॉर्मेशन, देयर इज अ न्यूरो एनाटोमिस्ट लेडी जिल बॉल्ट टेलर, she suffered from the stroke due to this arteriovenous malformation when she was at the age of the 39. On her she has written her book इंसाइट ऑन माई स्ट्रोक करके एक किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिल बॉल टेलर के बारे में, जो कि आर्टरीवेनस मालफॉर्मेशन की वजह से उसको स्ट्रोक आया था। खैर दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडिकेशन वैसो ऑक्लूसिव डिजीज, वैसोस्पास्टिक डिजीज, एन्यूरिज्म, AVM, आर्टियोवीनस फिस्टुला। वीन्स और आर्टरीज के बीच में फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं EVF। एंड सेकेंड वेस्कुलरिटी असेसमेंट ऑफ ट्यूमर की वेस्कुलरिटी को हमें असेस करना है, उसके लिए हम एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। सोर्स ऑफ हेमरेज का सोर्स क्या है? कंजेनाइटल वेस्कुलर कंडीशंस जैसे कि कोआक्टेशन, एबनॉर्मल ओरिजिन ऑफ वेसल्स, दीज आर ऑल्सो द इंडिकेशंस ऑफ द एंजियोग्राफी। फिफ्थ इंडिकेशन इज प्री ऑपरेटिव डेफिनेशन ऑफ वेस्कुलर एनाटॉमी। बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, वेस्कुलर ट्यूमर एक्सीजन, इन सब के पहले हम एंजियोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। परक्यूटेनियस इंटरवेंशनल वेस्कुलर प्रोसीजर्स के पहले हम एंजियोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ द एंजियोग्राफी। नाउ वी विल सी द कॉन्ट्राइंडिकेशन, द कंडीशन इन विच वी विल नॉट परफॉर्म द एंजियोग्राफी को जिन कंडीशंस में हम परफॉर्म नहीं करेंगे। ब्लीडिंग टेंडेंसीज और एंटीकोआगुलेंट थेरेपी लीडिंग टू अ प्रोथ्रोम्बिन टाइम अबव 30% ऑफ द कंट्रोल वैल्यूज, पल्स नॉट पैल्पेबल एट द वेस्कुलर साइट, थ्रोम्बोजेनिक टेंडेंसी, स्किन इन्फेक्शन और swelling at the site of entry. In case of this, alternate entry site is selected. Abnormal renal function, cardiovascular diseases like myocardial infarction मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कंजेनाइटल वेस्कुलर डिजीजेज है। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन में एक्सर्बरेट कार्डियक फेलियर, हिपेटिक फेलियर, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, स्किन रैशेज और अस्थमा, pregnancy, residual barium from previous studies. All these are the cases in which we will not perform the angiography. What we have studied is anatomy of the blood vessels, indication of angiography, contraindication of angiography. Now we will move forward to the patient preparation and what are the patient preparation and precautions for performing angiography. हम पेशेंट की केयरफुल हिस्ट्री देखेंगे, पेशेंट का कंसेंट लेंगे, पहले पेशेंट को बोलेंगे वेल हाइड्रेटेड होने के लिए, क्योंकि अगर पेशेंट वेल हाइड्रेटेड नहीं होगा, पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा, इट कैन लीड टू रीनल फेलियर। क्या हो जाएगा? रीनल फेलियर हो जाएगा, क्योंकि जो रीनल वेन है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, क्लोट का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड विच कैन लीड टू द इस्चीमिया एंड टिश्यू नेक्रोसिस। फास्टिंग 4 आवर प्रायर टू प्रोसीजर, पेशेंट को 4 घंटे प्रोसीजर के 4 घंटे पहले से कुछ भी नहीं खाना है। पेशेंट को सेव करना है, क्लीन करना है आर्टियल पंक्चर साइट को, अगर फिमोरल साइट को अगर हम पंक्चर कर रहे हैं फिमोरल आर्टरी को, तो उस साइट को पेशेंट को शेव करना है, क्लीन करना है। ज़ाइलोकाइन सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे हम पेशेंट का पहले, और कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनको हम पहले से देखेंगे। हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितना है पेशेंट में, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, PTT, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, इन सब टेस्ट को हम चेक करेंगे। HIV, HbS-EG टेस्ट, ये सब हम चेक करेंगे। पल्स चार्ट, जनरल एग्जामिनेशन एंड ब्रूट्स इफ एनी शुड बी नोटेड। इफ पेशेंट इज ऑन वारफेरिन, अगर पेशेंट वारफेरिन मेडिसिन कंज्यूम कर रहा है
तो उसको 4 से 6 दिन पहले पेशेंट को प्रोसीजर के 4 से 6 दिन पहले लेना स्टॉप कर देना है, वारफेरिन को उसको कंज्यूम नहीं करना। These are the patient preparation. नेक्स्ट, अच्छा ये कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं। ड्रग इनटेक की हिस्ट्री हमें देख लेनी है पेशेंट की, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अगर क्योंकि पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो इन सब कंडीशन में हम एंजियोग्राफी को परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोकल एनेस्थीसिया। अगर हम एंजियोग्राफी को परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे पहले हमें पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देना होगा। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब जिस साइट पे हम इंसिजन करेंगे, जिस साइट से हम नीडल इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस साइट से हम कैथेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे उस रीजन को नंब करने के लिए, ताकि पेशेंट को पेन ना हो। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ज़ाइलोकेन। 1 to 2% ज़ाइलोकेन का यूज़ किया जाता है विदाउट एड्रेनालिन। 1 to 2% ज़ाइलोकेन यूज़ किया जाता है। केयर शुड बी टेकन नॉट टू इंजेक्ट इन द femoral vessels by aspirating prior to the injection. Then 3 to 4 ml of Xylocaine is injected lateral to the artery. This large quantity of local anesthesia helps in stabilizing the artery and to minimize local vasospasm. 1 to 2% Xylocaine without adrenaline is used. Direct needle puncture plus injection of contrast with needle in situ. Direct needle puncture plus injection of contrast with needle in situ. There are 2 techniques of contrast injection. One technique is एक टेक्निक होती है जिसमें हम डायरेक्ट निडल के थ्रू कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, और एक टेक्निक है जिसके अंदर हम पहले कैथेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे और कैथेटर के थ्रू फिर हम कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट निडल पंक्चर टेक्निक में क्या होता है। ठीक है, जो पंक्चर करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट ब्लड वेसल्स का यूज़ करते हैं। फिमोरल आर्टरी को यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकियल आर्टरी को यूज़ कर सकते हैं, रेडियल आर्टरी को, एक्सिलरी आर्टरी को हम यूज़ कर सकते हैं। बट जो मोस्ट कॉमन होती है, जो मोस्ट प्रिफर्ड साइट होती है, वो होती है हमारी फिमोरल आर्टरी। अगर फिमोरल आर्टरी को हम नहीं कर सकते, फिमोरल आर्टरी का यूज़ हम नहीं कर सकते, देन फिर हम एक्सिलरी आर्टरी या फिर ब्रेकियल आर्टरी या फिर रेडियल आर्टरी की तरफ जाते हैं। अदरवाइज वी विल डू नीडल पंक्चर और फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्ट्रास्ट वी ऑलवेज गो विद द फिमोरल आर्टरी। डायरेक्ट नीडल पंक्चर टेक्निक। फिमोरल आर्टरी के अंदर अगर हमको नीडल पंक्चर करना है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले इंगुलर लिगामेंट को फील करेंगे, फील द इंग्वाइनल लिगामेंट, फील द आर्टरी एंड फिक्स इट विथ 3 fingers ऑफ द लेफ्ट हैंड बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। सबसे पहले इंग्वाइनल लिगामेंट को फील करेंगे, आर्टरी को फील करेंगे, फिमोरल आर्टरी को, और फिक्स करेंगे हम लेफ्ट हैंड की 3 fingers से एंड बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को इंजेक्ट करेंगे एट द साइट ऑफ द पंक्चर, जहाँ पे जिस साइट पे हमें पंक्चर करना है वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। यहाँ पे हम 1% से 2% ज़ाइलोकेन का यूज़ करते हैं। मेक अ होल इन द स्किन यूजिंग अ थिक नीडल ऑफ 2.5 centimeter 1 inch बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट्स के 1 इंच नीचे, 1 इंच मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर नीचे हमें क्या करना है, होल करना है। वेरियस एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शंस आर गिवन रिगार्डिंग द साइट ऑफ पंक्चर। किस साइट पे हमें पंक्चर करना है उसके लिए क्या क्या है। Various anatomical descriptions are given regarding the site of puncture. In the author's experience, best place is where the artery can be easily palpated, irrespective of the relation of this point to the inguinal skin crease. Since this is usually the point where the artery crosses the head of the femur, it is also the easiest point to achieve the hemostasis afterwards. Introduce the needle through the skin hole, maintaining an angle of 45-degree angle पे हमें डालना है to the skin surface along the course of the artery. After traversing subcutaneous tissue, feel the pulsations of the artery with the needle puncture to the artery with a sharp jab at 45 degree to the skin surface.
If the needle moves side to side, it means that artery has not been punctured. If needle moves up and down, to be quite certain about arterial puncture. अगर साइड टू साइड मूव कर रही है मतलब कि नीडल जो है वो आर्टरी के अंदर नहीं गई है, लेकिन अगर नीडल जो है वो अप डाउन मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि नीडल आर्टेरियल पंक्चर हो चुका है. इससे हम कंफर्म कर सकते हैं. रिमूव द स्टिलेट, स्लोली विड्रॉ द नीडल टिल ब्लड फ्रीली स्पर्ट्स आउट. To stabilize the needle is advanced about 1 to 2 centimeter into the vessel with the help of a short guide wire. Connect the tubing to the hub of the needle through two-way step coke, making sure that there is no air inside it. Suck and withdraw blood in the syringe and discard it and flush with another syringe. Then inject contrast and do filming. Flush the system once every minute. हर एक मिनट में हमको सिस्टम को फ्लश करना है ताकि क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो. द स्टॉप कॉक शुड बी क्लोज ड्यूरिंग फ्लशिंग, नॉट आफ्टर स्टॉपिंग द इंजेक्शन टू प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ ब्लड इनटू द निडल टिप वेयर द थ्रोम्बस may form. Post procedure hemostasis is achieved by compression using 3 fingers, most distal finger on puncture site on the wall of the artery and 2 fingers to compress the proximal vessel and pull out the needle. Do not allow spurting of blood after withdrawing the needle. If catheter is used, स्पर्टिंग ऑफ ब्लड अलाउ नहीं करना. अगर हम कैथेटर का यूज़ कर रहे हैं तो कंप्रेस जस्ट इनफ टू टिल अ ब्रूइट इज फेल्ट ऑन द फिंगर एंड डिस्टल पल्सेशंस आर जस्ट फेल्ट. होल्ड फॉर 10 minutes, रिलीज अ ग्रेडेड मैनर एंड सडनली थ्रोम्बस में गेट अवे. वॉच फॉर रीब्लीडिंग. वॉच फॉर रीब्लीडिंग. अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. डायरेक्ट आर्टेरियल पंक्चर हम कर रहे हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. टेक्निक यूजिंग द नीडल. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरेक्ट आर्टेरियल पंक्चर टेक्निक यूजिंग नीडल. नीडल की यूज़ करने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. पहला, ड्यू टू लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया की वजह से एलर्जी हो सकती है पेशेंट को. टॉक्सिक, ड्यू टू इंजेक्शन इन द वीन. एग्जाम्पल कॉन्वल्जन्स, कार्डिक एरिथमिया. जो एनेस्थीसिया है वो पेशेंट के लिए टॉक्सिक हो सकता है ड्यू टू इंजेक्शन इन दी वीन, जैसे कि कॉन्वल्जन्स हो सकते हैं, पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं. कार्डिक एरिथमिया हो सकता है. कार्डिक एरिथमिया मीन्स कि जो पेशेंट की हार्ट रेट की जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाएगी. कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पेशेंट को. एलर्जिक और इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आर मच लेस कॉमन विद इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शंस देन विद इंट्रावीनस इंजेक्शंस. अगर हम आर्टेरियल इंजेक्शन कर रहे हैं तो जो एलर्जिक और इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होंगे उनके चांसेस बहुत कम होंगे एज़ कम्पेयर टू द इंट्रावीनस इंजेक्शन. वीन्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द आर्टेरियल. फीलिंग ऑफ वार्मथ लोकलाइज टू द रीजन सप्लाइड बाय द इंजेक्टेड आर्टरी. जिस आर्टरी में हमने कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट किया है वहाँ पे हमें फीलिंग ऑफ वार्मथ हो सकती है, गर्म महसूस हो सकता है. पेन में फॉलो इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट इनटू द वेसल पेन हो सकता है. कीमोटॉक्सिक इफेक्ट. कीमोटॉक्सिक इफेक्ट जो है मेनली कॉन्ट्रास्ट के अंदर कैटायंस की प्रेजेंस की वजह से होता है. कीमोटॉक्सिक इफेक्ट्स जो है कॉन्ट्रास्ट में, कॉन्ट्रास्ट के अंदर जो कैटायंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम या फिर मैग्ल्यूमिन, इनके प्रेजेंट होने की वजह से कीमोटॉक्सिक इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं. इफ़ कॉन्ट्रास्ट मीडिया कंटेनिंग प्योर सोडियम आयंस इज यूज्ड, द चांसेस ऑफ दिस रिएक्शंस आर हाई. अगर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर प्योर सोडियम वाले आयंस को यूज़ करते हैं, प्योर सोडियम वाला कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज़ करते हैं तो चांसेस जो होते हैं कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन के वो हाई होते हैं. मैग्ल्यूमिन सॉल्ट्स जो होते हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं. इसलिए जो सोडियम कंटेनिंग कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं उनको हमें कार्डियक और सेरेब्रल एंजियोग्राफी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए. एंजियोग्राफी जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक सेरेब्रल एंजियोग्राफी, कार्डियक एंजियोग्राफी, इंफीरियर पैलेबोग्राफी एंड पेरिफेरल एंजियोग्राफी. वी विल डिस्कस दैम सेपरेट इन दी सेपरेट वीडियोस. टेक्निक की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू टेक्निक. हेमरेज हो सकता है, हेमरेज और हेमेटोमा फॉर्मेशन एट द पंक्चर साइट. आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो सकता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो सकता है, थ्रोम्बस क्लॉट का फॉर्मेशन. एम्बोलाइजेशन हो सकता है ट्रोमा की वजह से टू दी वेसल वॉल. वेसल वॉल के अंदर ट्रोमा होने की वजह से जो वेसल वॉल है वो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स को रिलीज करती है. ये जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होते हैं ये थ्रोम्बोलाइसिस थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है थ्रोम्बोसिस हो जाता है. वेसल वॉल. इफ द पंक्चर इज मेड ऑन द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक,
सब इंटीमल डिसेक्शन, इन्फेक्शन हो सकता है पंक्चर साइट पे, इन्फेक्शन एट द पंक्चर साइट, डैमेज टू लोकल स्ट्रक्चर जैसे कि ब्रैकियल प्लेक्सस डैमेज हो सकती है ड्यूरिंग द एक्सिलरी आर्टरी पंक्चर। ब्रैकियल प्लेक्सस जो होती है वो डैमेज हो सकती है अगर एक्सिलरी आर्टरी पंक्चर करे, क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी जहाँ पे प्रेजेंट होती है उसी के पास ब्रैकियल प्लेक्सस भी प्रेजेंट होता है, तो एक्सिलरी आर्टरी पंक्चर के दौरान ब्रैकियल प्लेक्सस भी डैमेज हो सकता है। दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द टेक्निक। डिस्टेंट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? डिस्टेंट कॉम्प्लिकेशंस पेरिफेरल एम्बोलिज्म हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, कॉटन फाइबर एम्बोलिज्म हो सकता है। पेरिफेरल एम्बोलिज्म रिजल्ट फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक डैमेज और डिस्क्लोजमेंट ऑफ द थ्रोम्बस फॉर्म्ड एट पंक्चर साइट। एयर एम्बोलिज्म को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इंश्योर करें कि जितने भी टैप्स और कनेक्टर्स है वो टाइट हो ताकि एयर इंट्रोड्यूस नहीं होगी अगर वो टाइट होंगे तो। एयर सकिंग बैक व्हेन अ न्यू सिरिंज इज कनेक्टेड, इंश्योरिंग दैट ऑल बबल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिरिंज बिफोर injecting. Cotton fiber embolus occurs when syringes are filled from bowls containing cotton swabs. This can be prevented by using separate bowls for flushing and for wet swabs, a closed system of perfusion. हमने देख लिया कि जो डायरेक्ट निडल इंजेक्शन कर रहे हैं उस निडल इंजेक्शन की टेक्निक क्या होती है। अब हम देखेंगे कि कैथेटर से जो हम कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैथेटर से जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं उस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने सेकंड टेक्निक का जो पॉइंट है उसको हम डिटेल में अब डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड था हमारा कैथेटर एंजियोग्राफी, इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया विद कैथेटर इन सीटू। कैथेटर एंजियोग्राफी में हम किस किस साइट पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? पहला है फीमोरल आर्टरी जो मोस्ट कॉमन होती है, प्रीफर्ड रूट ऑफ एंट्री होता है। एक्सिलरी आर्टरी साइट ऑफ एंट्री इन केस ऑफ फीमोरल्स, अगर पैल्पेबल नहीं है तो एक्सिलरी आर्टरी करेंगे। ब्रैकियल का हम यूज़ कर सकते हैं, मिड आर्म इज प्रीफर्ड फॉर कैथेटराइजेशन। डायरेक्ट कैथेरोटिड में कर सकते हैं, डायरेक्ट वर्टिब्रल में कर सकते हैं। रेडियल आर्टरी द एडवांटेज इज दैट इफ दिस आर्टरी इज थ्रोम्बोज्ड द लिम्ब स्टिल सर्वाइव बिकॉज ऑफ द पाल्मर एंड डोर्सल आर्चेस। जो रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी का एडवांटेज ये है कि अगर आर्टरी के अंदर आर्टरी जो है वो थ्रोम्बोज्ड भी हो जाती है तो जो लिम्ब है, जो अपर लिम्ब है वो फिर भी सर्वाइव कर सकता है क्योंकि इसके अंदर पाल्मर और डोर्सल आर्चेस प्रेजेंट होती है। एंड सेवंथ इज पोप्लिटियल आर्टरी जो है वो पोप्लिटियल फोसा में प्रेजेंट होती है एट द बैक साइड ऑफ द नी। अगर हमें प्राइमरीली जो एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोप्लास्टी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पोप्लिटियल फोसा का। एंजियोप्लास्टी क्या होता है? एंजियोप्लास्टी में जैसे कोई वेसल है उसके अंदर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए और जो ऑक्लूजन हो गया है वेसल में उसको रिमूव करने के लिए एंजियोप्लास्टी किया जाता है, जिसके अंदर हमें कैथेटर होता है जिसके टिप पे बलून प्रेजेंट होता है, उसको वेसल में इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे लाने के बाद इसको इस वेसल, ये जो बैलून है इसको हम ऐसे फुला देंगे जिसकी वजह से ये जो वेसल है, ये जो ऑक्लूजन हो रखा था स्क्लेरोसिस की वजह से, इसको ये पूरा पिचका देगा इस तरीके से, और ज़रूरत पड़ेगी तो इसके अंदर हम स्टेंट को भी प्लेस कर सकते हैं। स्टेंट क्या होता है और एंजियोप्लास्टी, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लास्ट इज द पोप्लिटियल आर्टरी प्रेजेंट इन द पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा जो है वो नी की बैक साइड में प्रेजेंट होता है एंड हैज़ बीन यूज प्राइमरीली फॉर एंजियोप्लास्टी। अब जो कैथेटराइजेशन होता है, कैथेटर एंजियोग्राफी होती है, उसके लिए हम मेनली सेल्डिंगर नीडल का यूज़ करते हैं आर्टेरियल पंक्चर के लिए। अब सेल्डिंगर नीडल क्या होती है? सेल्डिंगर नीडल जो है वो 3 पीस नीडल होती है जिसके अंदर आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो नीडल होती है, आउटर मोस्ट जो होती है वो कैन्यूला होता है, मिडल पार्ट जो होती है वो नीडल होती है और इसके मिड में जो है स्टीलेट प्रेजेंट होती है। तो 3 लेयर होती है। मॉडर्न टाइम में जो यूज़ की जाती है उसके अंदर केवल 2 लेयर्स होती है, उसके अंदर जो स्टीलेट है वो एब्सेंट होता है। और पहले जो सेल्डिंगर नीडल यूज़ की जाती थी उसके अंदर तीन लेयर्स होती थी। क्लासिकल सेल्डिंगर नीडल इज अ 3 पीस नीडल। आउटर वन इज द 16G कैन्यूला, मिडल इज द नीडल विद अ ल्यूमेन इनसाइड विच इज़ अ स्टीलेट। लेंथ जो होती है इसकी 7 सेंटीमीटर होती है। अब इसको ये यूज़ नहीं किया जाता। रिसेंट नीडल कंसिस्ट 2 पार्ट्स, आउटर इज ल्यूमेन 18 गॉज, इनसाइड द स्टीलेट डायमीटर मोर देन 1 mm. The needle of this type are modified Cook's and the Potts needles. अब कैथेटर एंजियोग्राफी की क्या टेक्निक होती है? टेक्निक ऑफ कैथेटर एंजियोग्राफी जो टेक्निक होती है इसको हम सेल्डिंगर टेक्निक बोलते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर कैथेटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले जो आर्टरी होगी उसके अंदर हम नीडल पीस को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके थ्रू हम गाइड वायर को इंट्रोड्यूस करेंगे।
दिस इज़ अवर आर्टरी और वेसल, जिसके अंदर हम सबसे पहले निडल इंट्रोड्यूस करेंगे। निडल के थ्रू हम डालेंगे गाइड वायर। ये निडल है, इसके अंदर हम डालेंगे गाइड वायर। गाइड वायर जो है वो स्टील का या फिर प्लेटिनम का, इन सारे मटेरियल्स का बना होता है। ये हमने गाइड वायर डाल दिया। गाइड वायर डालने के बाद जो ये निडल है इसको हम रिमूव करेंगे और फिर इस गाइड वायर के ऊपर हम डालेंगे कैथेटर। कैथेटर को प्लेस करने के बाद, कैथेटर जो है वो पॉलीयूरिथेन और पॉलीइथाइलिन इन सब का बना होता है, जो कि कोटेड होता है टेफ्लॉन और इन सब से। कैथेटर को डालेंगे इस गाइड वायर के ऊपर और फिर जब हम कैथेटर को प्लेस कर देंगे तो ये जो गाइड वायर है इसको हम रिमूव कर देंगे। यही प्रोसेस होता है सेल्डिंगर टेक्निक का। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल्डिंगर टेक्निक फॉर द कैथेटर एंजियोग्राफी। सबसे पहले हमने ये निडल पीस डाला, उसके ऊपर हमने गाइड वायर डाला। ये गाइड वायर को प्लेस करने के बाद उसके ऊपर से हमने कैथेटर को प्लेस किया और फिर कैथेटर प्लेस करने के बाद ये जो गाइड वायर था इसको हमने रिमूव कर दिया। बस यही है। पहले हमने डाली निडल, निडल के ऊपर, निडल के थ्रू हमने गाइड वायर को प्लेस किया। गाइड वायर का यूज़ करके हमने कैथेटर को प्लेस किया। कैथेटर को प्लेस करने के बाद जो गाइड वायर था उसको हम फिर रिमूव कर देंगे और सिर्फ कैथेटर बचेगा लास्ट में। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेक्निक फॉर कैथेटर एंजियोग्राफी। आफ्टर इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक विल, इसका पूरा प्रोसीजर एक बार हम रीड कर लेते हैं। आफ्टर इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक विद ऑल द aseptic precautions as described earlier, a stab incision is made 2.5 centimeter below the inguinal ligament. This fascia is separated using fine artery forceps to make a track for passing the catheter. इंसिजन करने के बाद उसको हम थोड़ा सेपरेट कर देंगे ताकि कैथेटर को हम इजीली पास कर सकें। And artery is punctured using above needle by usual technique of transfixing the vessel. Guide wire is advanced gently 20 to 25 centimeter. Do not advance if there is resistance. Do not use force for any maneuver. The needle is removed by holding the guide wire in place and firm compression is applied to the puncture site to prevent bleeding. Guide wire is cleaned of all blood by wet gouache piece while maintaining compression at puncture site to prevent blood loss. Now the catheter is threaded over guide wire till the end of the guide wire should came outside catheter. इसके अंदर पूरा जो हमने सेल्डिंगर टेक्निक को मैंने एक्सप्लेन किया वही सब इसके अंदर दे रखा है। इस पूरे के अंदर यही सब दे रखा है। दी सिरिंज इज देन डिस्कार्डेड एंड फ्रेश सिरिंज विद हेपेरिनाइज्ड सैलिन 1000 यूनिट्स ऑफ हेपेरिन। जो हेपेरिनाइज्ड सैलिन होता है इसका यूज़ किया जाता है कैथेटर को फ्लश करने के लिए ताकि उसके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ना हो। दिस इज़ दी मेन थिंग अबाउट हेपेरिनाइज्ड सैलिन। फ्लश करने के लिए कैथेटर को या आप लोग रीड कर लीजिएगा, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। जो कॉन्ट्रास्ट टाइप्स जो कि एंजियोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं, 3 बेसिक टाइप्स होते हैं कॉन्ट्रास्ट जो कि एंजियोग्राफी में डिफरेंट टाइप्स। जो एंजियोग्राफी होती है उसके अंदर मेनली आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया जाता है, वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया जाता है। जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल एंड आयोनिक मोनोमर्स। कन्वेंशनल कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसको हम आयोनिक मोनोमर भी बोलते हैं, आयोनिक डाइमर, नॉन आयोनिक मोनोमर एंड द नॉन आयोनिक डाइमर। ये मेनली 4 टाइप के आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं। अब हम देखेंगे कि एंजियोग्राफी के लिए हम कौन कौन सा प्रोसेस के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया का हम यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट यूज्ड फॉर एंजियोग्राफी, 3 बेसिक टाइप के कॉन्ट्रास्ट मटेरियल हम यूज़ करते हैं, हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। लो डेंसिटी जो है वो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हाई डेंसिटी जो होता है उसके अंदर मोर देन 70% जो वाले जो होते हैं वो हाई डेंसिटी होते हैं, जैसे कि कॉनरे 420, ट्राईवीडियो 400, यूरोग्राफिन 76%, ट्रेजोग्राफ 76%, यूरोवीडियो 370। मीडियम डेंसिटी 60%, लाइक टू कॉनरे 280, यूरोग्राफिन 60%, ट्रेजोग्राफ 60%, ट्राईवीडियो 280 एंड एंजियोग्राफिन 65%। लो डेंसिटी 30% वाले, इनकी जो प्रिपरेशन है वो नो प्रिपरेशन अवेलेबल इन इंडिया। फॉर दिस डाइल्यूट मीडियम डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट का हम यूज़ करते हैं। जो हाई डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो हम ग्लोबल इंजेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ग्लोबल इंजेक्शन मतलब कि जो एओटोग्राफी होती है, एओटा के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं,
आयोटोग्राफी जो हम करते हैं उसके लिए हम उसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्लोबल इंजेक्शंस। और जो आयोटोग्राफी उसके अंदर यूज़ होता है हाई डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट 76%। और जो बाकी सेलेक्टिव एंजियोग्राफीज होती है एब्डोमिनल वेसल्स को देखने के लिए एब्डोमिनल एंजियोग्राफी जो होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीडियम डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। और जो लोअर लिम्ब अपर लिम्ब पेलेबोग्राफी उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं मीडियम डेंसिटी 60% वाला कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। आयोटोग्राफी के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लोबल इंजेक्शंस। और जो लो डेंसिटी मटेरियल होता है वो यूज़ किया जाता है डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी के लिए। डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इज़ अवेलेबल फॉर टेस्ट इंजेक्शंस हाई डेंसिटी ग्लोबल इंजेक्शंस के लिए। और जो सेलेक्टिव एंजियोग्राफीज होती है उसके लिए मीडियम डेंसिटी। और डीएसए में हम यूज़ करते हैं डीएसए और टेस्ट इंजेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं लो डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट मटेरियल 30%। Special point about the contrast injection. In the ventricle, in the aortic root, we do not inject pure sodium contrast as a high concentration of sodium in coronary arteries can lead to arrhythmias. जो वेंट्रिकल्स होते हैं aortic root होती है उसके अंदर हम प्योर सोडियम वाले जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं उनका हम यूज़ नहीं करते क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का ज़्यादा होगा तो इट कैन लीड टू एरिथमिया. Sodium concentration should be isotonic to plasma sodium. These condition met by sodium meglumine combinations like urograph, intrasograph, urovideo. इसलिए हम जो वेंट्रिकल्स aortic root और इन सब के लिए हम यूरोग्राफ इंट्रेसोग्राफ यूरोवीडियो इनका यूज़ करते हैं क्योंकि इनके अंदर सोडियम और मैग्लूमिन बोथ आर प्रेजेंट इन इक्वल क्वांटिटी. Pure meglumine salt should not be injected as they do not contain any sodium. Pure sodium salts are more painful than meglumine salts. Pure sodium salt should not be used for any selective angiograms. किसी भी selective angiogram के लिए हमें pure sodium salt contrast media यूज़ नहीं करना. Pure sodium salts can damage spinal cord if large volumes are injected in the descending thoracic aorta close to the artery of the Adamkiewicz. Adamkiewicz जो है वो ब्रांच है डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा की ब्रांच है जो कि सप्लाई करती है स्पाइनल कोड को स्पेशली इन द लंबर रीजन. तो इस स्पाइनल कोड को डैमेज कर सकता है. सोडियम सोल्ट नेवर यूज्ड इन सेरेब्रल सर्कुलेशन. प्योर मैग्लूमिन फॉर सेरेब्रल एंजियोग्राम्स. प्योर मैग्लूमिन कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ होना चाहिए सेरेब्रल एंजियोग्राम्स के लिए. Avoid sodium and meglumine combinations for cerebral studies. Injection in aorta away from the root can be done by any contrast media. अब कितने रेट से हमें कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करना होता है और कितना वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए होता है हमें डिफरेंट एग्जामिनेशंस के बारे में. एग्जामिनेशंस के लिए सबसे पहले हार्ट एंड आर्च ऑफ अयोटा. हार्ट और आर्च ऑफ अयोटा के लिए जो रेट होगी वो होगी 20 से 25 ml पर सेकेंड. और जो टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो होगा 30 से 40 ml हार्ट के लिए और 40 से 80 ml आर्च के लिए. कितनी रेट चाहिए 20 से 25 ml पर सेकेंड एंड हार्ट के लिए 30 से 40 ml कॉन्ट्रास्ट रिक्वायर्ड होगा और आर्च के लिए 40 से 80 ml. नेक्स्ट एब्डोमिनल अयोटा. अयोटा जो होती है उसके 3 पार्ट होता है. असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा एंड डिसेंडिंग अयोटा. असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन एंड देन थोरेसिक अयोटा. तो जो ये अयोटा है इसके लिए एब्डोमिनल अयोटा वाला जो पार्ट है उसके लिए जो हम अगर ऑक्लूसिव डिजीज़ है तो 50 to 20 ml पर सेकेंड स्पीड से कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस करेंगे. और अगर विदाउट ऑक्लूसिव डिजीज़ है तो 20 से 25 ml पर सेकेंड की स्पीड से हम कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे. और जो टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है एब्डोमिनल अयोटा के लिए वो होता है 40 से 80 ml. हार्ट के लिए 20 से 25 ml पर सेकेंड, 30 से 40 ml फॉर हार्ट एंड 40 to 80 ml फॉर आर्च. नेक्स्ट इंफ्रारीनल सेगमेंट 8 to 10 ml पर सेकेंड. इंफ्रारीनल सेगमेंट के लिए टोटल वॉल्यूम 40 ml. इन नॉमिनेट वेसल्स के लिए 8 to 10 ml पर सेकेंड और टोटल वॉल्यूम 20 ml. अदर आर्टरी जैसे कि कैरोटिड के लिए 10 ml रैपिडली विद हैंड. इंटरनल कैरोटिड के लिए 8 ml. एक्सटर्नल कैरोटिड के लिए 5 ml.
वर्टिब्रल के लिए 6 ml रैपिडली विद हैंड, सीलिक एक्सिस के लिए 6 ml पर सेकेंड, टोटल 40 ml। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी के लिए 6 ml पर सेकेंड, टोटल ऑफ 40 ml। इन्फीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी के लिए 4 ml पर सेकेंड, और जो टोटल रिक्वायर्ड होगा वो होगा 20 ml। और रीनल के लिए 8 to 10 रैपिड इंजेक्शन विद हैंड। फीमोरल के लिए 20 to 40 ml एंड 50 ml। 20 to 40 ml अगर हैंड से इंजेक्शन दे रहे हैं तो, और 50 ml 6 ml पर सेकेंड की स्पीड से अगर स्टेप मोशन एंजियो हम परफॉर्म कर रहे हैं तो। पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या रिक्वायर्ड होती है हमें कि एंजियोग्राफी प्रोसीजर करने के बाद हमें क्या पेशेंट का क्या आफ्टर केयर करनी है। उसके लिए पेशेंट को बेड रेस्ट करना है, बेड रेस्ट। कीप दी पंक्चर पार्ट विदाउट मूविंग फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours। जो भी पंक्चर पार्ट है, जिस साइड को भी हमने पंक्चर किया, उसको 6 से 8 hours के लिए बिल्कुल भी मूव नहीं करना। कीप दी पंक्चर पार्ट विदाउट मूविंग फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours। वॉच द रिकरेंस ऑफ द ब्लीडिंग, देखना है कि ब्लीडिंग फिर से तो नहीं हो रही है। रिकरेंस ऑफ द ब्लीडिंग। पेरिफेरल पल्सेस शुड बी मॉनिटर्ड। वाइटल साइंस को हमें मॉनिटर करना है। वाइटल साइंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीजन, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, इनको हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है। पेशेंट को वेल हाइड्रेटेड रखना है। डिटोरेशन ऑफ द रेनल फंक्शन शुड बी वॉच्ड। दीज आर द पोस्ट प्रोसीजर केयर पॉइंट्स। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फीमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन की वजह से। कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू द फीमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन। सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से क्या क्या हो सकते हैं। एलर्जिक और इडियोसिंक्रेटिक non-fatal reactions are much less common with intra-arterial injection than with the intravenous injections। कीमोटॉक्सिक इफेक्ट। कीमोटॉक्सिक इफेक्ट वो होते हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अंदर कैटायन प्रेजेंट होने की वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं कीमोटॉक्सिक इफेक्ट, जैसे कि सोडियम और मैग्लूमिन के प्रेजेंट होने की वजह से। प्योर कोरोनरी आर्टरीज में हमें क्या देखने को मिलता है। प्योर सोडियम और प्योर मैग्लूमिन सॉल्ट प्रोड्यूस इम्पेयर्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड ईसीजी चेंजेस। अगर हम प्योर सोडियम और प्योर मैग्लूमिन सॉल्ट का यूज़ करते हैं तो ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और ईसीजी चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए इट इज सैड कि सोडियम एंड प्योर मैग्लूमिन सॉल्ट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द कोरोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट, सेरेब्रल आर्टरीज। सोडियम सॉल्ट्स आर हाईली न्यूरोटॉक्सिक फॉर द सेरेब्रल आर्टरीज। नेक्स्ट, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के अंदर जो आर्टरी जो स्पाइनल कोड को सप्लाई करती है वो होती है आर्टरी ऑफ अडेमक्यूविड्स। इट कैन गेट डैमेज्ड ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन एंड इसको हम फिर ट्रीटमेंट के लिए CSF को रिप्लेस किया जाता है आइसोटोनिक सैलाइन से। these are the complication due to the contrast medium। अब हम देखेंगे कि टेक्निक्स की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यू टू दी टेक्निक। सबसे पहले देखते हैं लोकल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं टेक्निक की वजह से। हेमरेज एंड हिमेटोमा। आर्टेरियल थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है पंक्चर साइट पे। लोकल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस में डैमेज हो सकता है। अगर हम एक्सिलरी आर्टरी पंक्चर कर रहे हैं तो फॉल्स एन्यूरिज्म हो सकता है। AV फिस्टुला हो सकता है। डिस्टेंट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे। पेरिफेरल एम्बोलस हो सकता है। एथेरो एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। इस एथेरो एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए और इसकी पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम J टिप गाइड वायर्स का यूज़ करते हैं। J टिप गाइड वायर शुड बी प्रीफर्ड टू मिनिमाइज दिस पॉसिबिलिटी। एथेरो एम्बोलिज्म की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम J टिप गाइड वायर्स को प्रीफर करते हैं इसकी पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए। पेरिफेरल एम्बोलस, एथेरो एम्बोलस, एयर एम्बोलस एंड कॉटन एम्बोलस, कॉटन फाइबर एम्बोलस। आर्टरी डिसेक्शन हो सकता है। आर्टरी नोटिंग, कैथेटर इंफेक्शन, कैथेटर गाइड वायर एंड ब्रेकेज। दिस इज ऑल अबाउट द एंजियोग्राफी। अगर आपके 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ये सब उसके अंदर लिख सकते हैं, और अगर शॉर्ट नोट आता है तो फिर इन्हीं चीज़ों को आप शॉर्ट वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। If you like the video, then
play this button and subscribe